इधर मुंबई से सटे नवी मुंबई के नेरुल इलाके में स्थित रामलीला मैदान में उत्तराखंड का प्रसिद्ध कौतिक मेला लगा। ये मेला बीते 15 सालों से लगातार लग रहा है। आज मेले के उद्घाटन के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि 2 दिन पहले रामलला आए तो जय श्री राम के नारों की गूंज होनी चाहिए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूली नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जय श्री राम। अरे अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, रामलला आ गए हैं, तो थोड़ा आवाज भी जोर की होनी चाहिए आपकी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित है, देवभूमि का अपना कल्चर है, उसको पहचानेगी और उसको आगे भी विस्तार देने का काम, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से होगा। इधर देहरादून में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ने के समर्थन मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी। साथ ही चाइल्ड केयर लीव नियमावली में संशोधन करते हुए 2 साल की चाइल्ड लीव पर पूरा वेतन देने का फैसला लिया। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चाइना बॉर्डर पर बसे जादुंग गांव में होम स्टे को प्रोत्साहन देगी सरकार। आबकारी पॉलिसी पर कैबिनेट में चर्चा हुई। कुछ संशोधन के साथ अगली कैबिनेट में पॉलिसी लाई जाएगी इस पर। और इसी के साथ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैबिनेट ने सभी को बधाई दी है और प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्राइवेट लोगों के जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको होम स्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार जो अपनी होमस्टे की नॉर्मल स्कीम है उससे ज़्यादा पैसा जहां खर्चेगी और 10 साल तक वो उनको होमस्टे चलाना होगा और पूरे भवनों का निर्माण है पुनर्निर्माण वहां किया जाएगा। पिछले साल से 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का कैबिनेट ने आज दिया। अब जो अगेती है, अगेती प्रजाति में 375 हो जाएगा और सामान्य प्रजाति में 365 हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को किसी एक सीट पर अगर जीत की बड़ी उम्मीद है तो वो सीट है हरिद्वार। इसके लिए कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन हिंदुत्व के फैक्टर पर फिट बैठने वाले हरिद्वार जिले में बीजेपी भी बाजी नहीं हारना चाहती। बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार जिले में थे। महेंद्र भट्ट हरिद्वार में थे तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, हरीश रावत और यशपाल आर्य रुड़की में। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के प्रोग्राम पॉलिटिकल ही थे। लगातार 2 बार हरिद्वार सीट हार चुकी कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि हरिद्वार में माहौल बदलेगा। कांग्रेस इसके पीछे की वजह 2022 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट मान रही है, जब 11 में से बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक जीते। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के प्रभारी गणेश गोदियाल के मुताबिक हरिद्वार की जनता सोच समझकर वोट करती है, लहर में नहीं। क्षेत्र के विकास को लेकर के योजनाएं बनाई हैं, उनका क्रियान्वयन क्षेत्र के अंदर हो रहा है। निश्चित रूप से उनका असर हरिद्वार के अंदर भी देखने को मिला है और रामलला हमारे साथ है। हमें विश्वास है कि हरिद्वार के अंदर ऐतिहासिक मतों से फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीतेगा। 2004 में हरिद्वार से समाजवादी पार्टी का सांसद चुना गया। 2009 में कांग्रेस के हरीश रावत सांसद बने और 2 बार से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस सीट से सांसद हैं। संत महंतों की नगरी हरिद्वार में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि राम का नाम काम करेगा। तो हरिद्वार निश्चित रूप में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र रहा है जिसने हमेशा एक पर्टिकुलर किसी के प्रति वाद में न जाकर मेरिट के आधार पर हमेशा अपनी वर्डिक्ट दी है, अपना जनादेश दिया है। तो हम इस समय भी यही उम्मीद करते हैं कि उनका मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर आने वाली लोकसभा में उनका जनादेश मिलेगा। कुल मिलाकर हरिद्वार को बीजेपी हाथ से नहीं निकलने देना चाहती और कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ हाथ का कब्जा चाहती है
और इसी बात के लिए दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों से लेकर बड़े नेताओं ने हरिद्वार में फील्डिंग टाइट कर दी है। रुड़की से मनोज, हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में मनसा देवी रोपवे में बड़े घोटाले का आरोप लगा। रोपवे चलाने वाली कंपनी उषा ब्रेको और हरिद्वार नगर निगम के कर्मचारियों की 60 गार्ड से करोड़ों की चपत लगने का आरोप है। रोपवे से जमीन के किराए का पैसा नगर निगम को मिलता है, लेकिन हर साल मिलने वाले इस लाखों के किराए का कोई हिसाब किताब नहीं। और हैरानी यह है कि साल 2005 से चल रहा ये पूरा घोटाला 1 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। उषा ब्रेको हर साल 21 लाख रुपए किराया देती है, लेकिन पिछले करीब 18 साल से इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ। अब सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने हरिद्वार नगर निगम से 1 हफ्ते के अंदर उषा ब्रेको से मिले किराए के पैसों का पूरा लेखा जोखा देने को कहा है। 2 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इधर पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक की महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। दरअसल इस बार यूनिवर्सिटी की एक फर्जी मार्कशीट पकड़ में आ गई। इस फर्जी मार्कशीट को देकर यूपी के मेरठ के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लावड़ा में एक एलटी के शिक्षक ने प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। मार्कशीट की वेरिफिकेशन की गई। जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखा वेरिफिकेशन के लिए, तब विश्वविद्यालय को इसका पता लगा। विश्वविद्यालय इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। आरटीआई के तहत भी मार्कशीट की सत्यता स्पष्ट नहीं हो पाई, जिसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग के पास पहुंचा और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया और यूनिवर्सिटी के कुलपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि ऐसी कोई मार्कशीट उनके रिकॉर्ड में नहीं है। जिसके बाद सूचना आयुक्त ने कहा कि मामले में यूनिवर्सिटी के सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है और यूनिवर्सिटी के लोक सूचना अधिकारी अगली तारीख को स्पष्ट करें कि क्या कार्रवाई की जाए। प्रदेश के हेलीपैड्स और हेलीपोर्ट पर जल्द होमगार्ड्स की तैनाती होगी, जिसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार होने जा रहा है और आने वाले समय में सीआईएसएफ की तर्ज पर प्रदेश की एसआईएसएफ का गठन होगा। उत्तराखंड होमगार्ड जवान अब पूर्ण रूप से हथियारों के साथ हर प्रकार की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही इन जवानों को सुरक्षा व्यवस्था संभालने का जिम्मा सौंपने जा रही है। पहले चरण में होमगार्ड के जवानों को हेलीपैड और हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी मिलेगी, जिसके बाद इनका उपयोग केंद्र सरकार की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की तर्ज पर बनने वाली राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल यानी एसआईएसएफ में किया जाएगा। ये यूनिट जेल सुरक्षा, एयरपोर्ट, हेलीपैड्स के साथ प्रदेश में चल रहे केंद्रीय संस्थानों में भी सुरक्षा संबंधित सेवाएं देंगी। होमगार्ड्स को हम एसएलआर राइफल से हम प्रशिक्षित कर रहे हैं और पिस्टल से भी हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। अभी उकाडा की तरफ से भी हमारे यहाँ जो उनके 13 स्थानों पे पूरे उत्तराखंड में जो हेलीपोर्ट जो बनाए गए हैं उसमें जो अब उसमें से 7 जो हैं वो काम करने लग गए हैं। प्रदेश में हेलीपैड और हेलीपोर्टों की सुरक्षा के लिए 162 सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता बताई गई है और एक जवान पर सालाना खर्चा भी करीब 3 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार हुआ है। तो हमने 8 जवानों का, जिसमें 6 पुरुष और 2 महिला प्रत्येक हेलीपोर्ट पे के हिसाब से करीब 3,25,000 का प्रति वर्ष एक व्यक्ति पे, एक होमगार्ड्स पे जो खर्चा है वो हमने उनको प्रेषित किया है। इस व्यवस्था से जहां पुलिस जवानों की कमी से जूझ रहे प्रदेश को लाभ मिलेगा, वहीं प्रदेश के होमगार्ड के जवानों को भी काम मिलेगा, जिसके लिए अब हर प्रकार की तैयारियां और ट्रेनिंग होमगार्ड के जवानों ने कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। इधर एसएसजी अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस बनाने का ऐलान भले ही सालों पहले हो चुका हो, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद भी परिसर दोराहे पर खड़ा है। हालात यह है कि तीनों परिसर न तो अभी तक उच्च शिक्षा विभाग से मुक्त हो पाए हैं और न ही ये विश्वविद्यालय के अधीन हो पाए हैं।
विश्वविद्यालय से अलग सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय बने 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। SSJ यूनिवर्सिटी बनने के साथ ही बागेश्वर और पिथौरागढ़ पीजी कॉलेज को यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाने का फैसला हुआ था। बाद में इस लिस्ट में चंपावत डिग्री कॉलेज को भी शामिल किया गया, लेकिन 3 साल का लंबा समय गुजरने पर भी ये तीनों कॉलेज ना तो डिग्री कॉलेज रह पाए और ना ही ये कैंपस के रूप में संचालित हो पा रहे हैं। इस दोहरे सिस्टम की सबसे ज्यादा मार स्टूडेंट पर पड़ रही है। तो ये दिक्कत है कि वह पता नहीं चल पा रहा है कि यह कॉलेज है या परिसर है। इसमें परिसर की फीस तो हर एक बच्चे से ली गई है, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह कॉलेज है, आधे कॉलेज के टीचर हैं, आधे सरकारी टीचर हैं, आधे परिसर के टीचर हैं। उसमें हर एक बच्चे से शुल्क लेने के बावजूद भी ना वो बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना क्लासेस चल रही हैं उनकी प्रॉपर। असल में तीनों कैंपस लंबे समय से खिचड़ी बने हुए हैं। आलम यह है कि आधे अधूरे कैंपस में उच्च शिक्षा निदेशालय और यूनिवर्सिटी दोनों के ही टीचर तैनात हैं। यही नहीं, कुछ इन कैंपस में प्रचार के साथ ही निदेशक भी डटे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर छात्रों से कैंपस की बढ़ी हुई फीस लगातार ली जा रही है, लेकिन उन्हें कैंपस की रत्ती भर भी सुविधा अब तक नहीं मिल पाई। इस दोहरी व्यवस्था से जहां पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं छात्रों के साथ ही मैनेजमेंट भी असमंजस में है। बहुत तेजी से शासन में काम चल रहा है। बहुत जल्दी हमें ये पूर्ण रूप से हमारे उसमें आ जाएगा और वहाँ पर जितने शिक्षक हैं, जो राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक हैं, वो शायद उनके ऊपर सरकार संज्ञान लेकर के उनका अन्यत्र ट्रांसफ़र या जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिसाइड की होगी, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। SSJ यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा के वजूद में आने के बाद कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों में उच्च शिक्षा पटरी से उतरी है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि विश्वविद्यालय जल्द से जल्द कैंपस और डिग्री कॉलेज के बीच झूलते छात्रों को राहत दे, ताकि सालों से चली आ रही दोहरी स्थिति से सभी को छुटकारा मिल सके। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर उत्तरकाशी के पौराणिक माघ मेला में पहाड़ी चित्र भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जिले के एक युवक ने अपनी चित्रकला से पहाड़ के लोगों की संस्कृति के साथ ही पक्षियों और हिमालय के चित्र बनाकर प्रदर्शनी लगाई। गंगा में मिलने वाले पत्थरों पर सुंदर चित्र बनाए चित्रकारों ने, जिसकी प्रदर्शनी के दौरान एक झलक देखने को मिली और इसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।